कक्षा 11वीं में पट्टियों के प्रकार और उपयोग का पढ़ेंगे। आशा है कि आप सब उपस्थित हो गए होंगे ऑनलाइन क्लास में। अब हम आज पढ़ेंगे पट्टियों के उपयोग और प्रकार। पट्टियों के प्रकार और उपयोग। प्राथमिक चिकित्सा में अधिक उपयोग होता है। कीटाणु रहित स्वच्छ सफ़ेद मुलायम कपड़े की होती हैं ये। मरहम पट्टियों के प्रकार 2 प्रकार की होती, सूखी, गीली। सूखी पट्टी घाव में लगाई जाती है, फलालेन टुकड़े से बनती है ये। गीली यह 2 प्रकार की होती, ठंडी सेक वाली पट्टी और दूसरी गर्म सेक वाली। ठंडी वाली दर्द कम या सूजन घटाने के लिए लगाई जाती है रक्तस्राव में। गर्म सेक वाली रूमाल या फलालेन की होती। पट्टी बांधने के उद्देश्य। पट्टी से दवा, गद्दी, रुई घाव पर अपने स्थान पर ही रहती है। घायल अंग सुरक्षित रहता है। घाव पर कोई बाहरी विषैली कीटाणु प्रवेश नहीं कर पाते। पट्टी बांधने से रोगी को कष्ट व पीड़ा कम होती है। अगर घाव पर तख्तियाँ लगाई जाएं तो यथास्थान पर रहती हैं। पट्टियाँ आघात से बचाती हैं, पेशियों की सुरक्षा करती, घाव से स्राव रोकती, घायल व्यक्ति को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में सरलता होती है, घायल को राहत मिलती है और सूजन नहीं बढ़ती। पट्टियों के प्रकार। तिकोनी पट्टियाँ, लंबी पट्टियाँ। तिकोनी पट्टियाँ जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि चिकित्सा में उपयोग होती है, आमने सामने लगाने का काम आती है। तिकोनी पट्टी के उपयोग घाव पर पट्टी के आदि खिसक न जाए इसलिए लगाई जाती है। चोट खाए स्थान को शांति मिलती, टूटे अंग को आराम पहुंचाती। तिकोनी पट्टियाँ पूरी पट्टी, आधी पट्टी, चौड़ी पट्टी और सकरी होती है। फिर है पूरी पट्टी, जैसा कि आप ट्रायंगल आकार में देख रहे हैं। आधी पट्टी ट्रायंगल में ये आधी दो भाग में बढ़ जाती है। चौड़ी पट्टी दोनों तरफ से चौड़ी होती है। सकरी पट्टी एकदम सकरी छोटी हो जाती है। गांठ बांधना, पट्टी बांधने के लिए गांठ बांधी जाती है 2 तरह की, रीप नॉट और ग्रेनी गांठ। फिर रीप नॉट को हम पट्टी के दोनों सिर हाथों पकड़ के दाहिने हाथ वाले सिरे से घुमाकर निकाल दिया जाता है और दाहिने हाथ वाला सिरा बाएं में लगा दिया जाता है। इसे हम रीप नॉट कहते हैं और ये जल्दी खुल जाती है, आसानी से आरामदायक होती है। ग्रेनी गांठ ये है खिंचने का कस जाती है और खोलने में कठिनाई होती है। कुछ विशेष स्थानों की तिकोनी पट्टियाँ। सिर की पट्टी, पट्टी बांधने के लिए घायल या कुर्सी पलंग पर बिठा देना चाहिए। पूरी पट्टी खोलकर 4 अंगुल की मोड़ लेना चाहिए और फिर बांध देना चाहिए दोनों किनारों को। उसके बाद है कंधे की पट्टी, इसे सेंट जॉन पट्टी भी कहते हैं और कंधे की ऊपरी घायल पट्टी घायल भाग पर दवा तथा रुई स्थान पर बनाए रखने के लिए बांधी जाती है। तिकोनी पट्टी बांधने की विधि। कंधे के घायल भाग के ऊपर इस प्रकार रखते हैं कि उसका शीर्ष भाग गर्दन की ओर झुका हो और पट्टी के आधार से लगभग 4 अंगुल ऊपर की ओर रीप गांठ बांध देते हैं। पट्टी के सिरों को बाहु के चारों ओर घुमाकर सामने की ओर रीप गांठ बांध देते हैं। अतः यह अच्छी तरह से बंधी रहती है। कोहनी की पट्टी। आधार को मोड़कर कोहनी के नीचे की ओर बदन लगा हुआ रखो और फिर शीर्ष को कंधे की और कोहनी के ऊपर बाजू पर रखो। कोहनी को सब कोण पर मोड़ दो, फिर कोहनी के अंदर की ओर से निकाल कर इसे लपेट कर नीचे ला दो तो कोहनी के ऊपर यह पट्टी बन जाती है। हाथ की पट्टी। आधार को मोड़कर हथेली पर इस तरह रखते हैं कि पट्टी का शीर्ष उंगली की ओर रहे और कलाई की ओर दूसरा भाग रहे और फिर ऊपर खींच के लगा देते हैं। छाती की पट्टी। पूरी पट्टी का आधार मुड़कर शीर्ष को चोट लगे कंधे से ले जाकर पट्टी के चारों ओर सिरों की पीठ की ओर ले जाते हैं। जिस कंधे पर पट्टी का शीर्ष हो पट्टी के उसी बगल की ओर इस प्रकार बांध लेते हैं कि दोनों लटकते रहें, जैसा दिख रहा है चित्र में। पीठ की पट्टी। यह पट्टी छाती की पट्टी की तरह बांधी जाती है। केवल अंतर यह है कि आगे की ओर पीछे की ओर जाकर बांधे। कूल्हे की पट्टी को हम तिकोनी पट्टियाँ उपयोग में लाते हैं। पतली पट्टी कमर में पेटी के समान बांधी और दूसरी मोड़कर घायल की जांघ पर लगा दी जाती है। फिर जांघ के नीचे से निकालकर उसे बांध देते हैं। घुटने की पट्टी है। पट्टी को कोहनी की पट्टी की तरह बांधी जाती है। पट्टी के आधार को लगभग 7 सेंटीमीटर मोड़ते हैं और घुटनों पर ऊपर रखते हैं। फिर घुटने के नीचे 4 अंक बन जावे इसके तरह की यह पट्टी को बांध देते हैं। पैर की पट्टी। पूरी पट्टी फैलाकर आधार 5 सेंटीमीटर मोड़ते हैं। मुड़ा हो घायल पैर को धीरे से एड़ी पर इस प्रकार रखें कि एड़ी थोड़ी दूर और अंगुलियां
शीर्ष की ओर होना चाहिए। जैसा कि ये चित्र में दिख रहा है, पट्टी के दोनों सिरों को पैर के ऊपर से क्रॉस करके आधार करके घुमाकर टखने वाले भाग पर बांध देते हैं। हाथ की झोली जब हंसली के बाँह में यह हाथ की कहीं भी चोट या घाव हो तो झोली को लटका दिया जाता, कोहनी पर मोड़कर रखना चाहिए। बड़ी झोली, छोटी झोली, अब है सैंड झोली। फिर है बड़ी झोली यानी हथेली तक के भाग को सहारा देने वाली। बांधने की विधि है कि जहाँ चोट लगी हो कंधे पर पट्टी का एक सिरा रखते हैं और दूसरा सिरा छाती पर। घायल अंग की ओर बगल में शीर्ष रखते हैं, कोहनी की ओर मोड़कर समकोण पर लाते हैं और नीचे की ओर लटके हुए कंधे को बांध देते। छोटी झोली कलाई, पट्टी और हाथ में बांधने की विधि है पट्टी को मोड़कर थोड़ी पट्टी बनाओ, स्वस्थ हाथ की ओर वाले कंधे की तरफ इस सिरा पे लेकिन मोड़ दो। ये जो चित्र में दिखाई दे रहा है। अब है सेंट जॉन की पट्टी। हंसली की हड्डी टूट जाने पर यह पट्टी बांधी जाती। बांधने की विधि हाथ को इस तरह मोड़कर रखते हैं कि उंगलियां स्वस्थ कंधे की ओर रहे। खुली हुई तिकोनी पट्टी पर इस प्रकार रखते हैं कि शीर्ष कोहनी के ऊपर रहे। घाव की ओर सिरा लटकता रहता है और कोहनी पर सहारा देते हुए यह पीठ की ओर बांधी जाती है। फिर इसके बाद है लंबी पट्टियाँ कैसे बांधी जाती है उसके बारे में बताया है। साधारण यह पट्टी जालीदार सूती कपड़े की बनी होती हैं, फलालेन, मार्किन आदि की बनाई जाती है। प्राय 6 गज की लंबी होती है। इसकी चौड़ाई निर्भर होती है पट्टियों की मशीन के द्वारा लपेट कर कड़ा किया जाता है। इनको लंबी पट्टियों का प्रयोग है घाव पर दवा एवं रुई की अपनी जगह पर बने रहने की पट्टियों का स्थान बना रहे इसका उपयोग किया जाता है। घायल अंग को सहारा देने के लिए, घायल पर उचित दबाव डालने के लिए, सूजन कम करने के लिए, रक्तस्राव रोकने के लिए। पट्टी प्रयोग करने के सामान्य नियम। पट्टी के प्रयोग से देखना चाहिए कि कसकर लपेटी गई घायल भाग के अनुसार माप अनुसार पट्टी की लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए। पट्टी के खुले भाग को बाहरी त्वचा के संपर्क में होना चाहिए। पट्टी को नीचे से ऊपर की ओर भीतरी भाग बांधना चाहिए। छाती पर पट्टी को नीचे से ऊपर पेट की ओर बांधना चाहिए। प्रत्येक चक्कर बांधते समय पट्टी इस प्रकार बांधें कि चक्कर की लगभग 2/3 सतह हो। फिर पट्टी कसकर बांधी जानी चाहिए, जो पूरा ध्यान रहे कि पट्टी कसी हुई बंधी हुई। अब है लंबी पट्टी बांधने की विधियाँ। साधारण चक्राकार, अधोमुख चक्राकार, अंग्रेजी के 8 अंक की आकार की पट्टी। चक्राकार है कि बांधी जानी चाहिए, जो इस प्रकार बांधी जाती जैसे उंगलियों व कलाई में मोटाई के समान होती, जहाँ की हड्डियाँ वहाँ पर बांध। पट्टियों में घायल भाग को पट्टी से गोलाकार रूप से लपेटा जाता है और लपेटने की उस छाती पर लपेटते हैं तिरछी। अधोमुख चक्राकार, यदि घायल अंग की मोटाई समान ना हो तो इस प्रकार की पट्टियाँ काम में लाई जाती हैं। इस प्रकार पट्टी मोड़ों के द्वारा बांधी जाती हैं। अंग्रेजी गेट की आकार आकृति की पट्टियाँ जोड़ों के निकट बांधी जाती हैं, जो ऊपर नीचे लपेट कर बांधते चक्राकार। चक्राकार पट्टी है। अब यह पट्टी कंधे पर अंगूठे को बंधी पट्टी बांधने काम आती है। यह उन्हीं 8 की आकृति का संशोधित ही रूप है। विशेष अंग की पट्टियाँ सिर की पट्टियाँ 6 से 7 इंच होती हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। पट्टी के बीच ये जो चित्र में दर्शाया गया, पट्टी के बीच के भाग को माथे के बीच में ठीक बरौनियों के ऊपर रखना चाहिए। दोनों पट्टियों को क्रमशः विरुद्ध दिशा में कानों के ऊपर और सिर के पीछे जाकर मोड़ देना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे आगे अग्रबाहु की पट्टी। पट्टी की चौड़ाई 5 से 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कलाई के ऊपरी भाग से ओर ले जाने हुए बांधना चाहिए। हाथ के पीछे से छोटी उंगली के प्रथम जोड़ पर और पट्टी को उंगली के सामने कलाई के भीतर लाकर मोड़ देना। यह भी 8 की आकृति की बनती है पट्टी और सेफ्टी पिन से जोड़ दिया जाता है। हथेली की पट्टी, पट्टी की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। घायल व्यक्ति के खड़े होने चाहिए एवं उसकी हथेली की ओर कर देनी चाहिए। पट्टी के खुले सिरे को छोटी उंगली के पास रखकर मोड़ लगाते हैं, फिर उंगलियों को 2-3 बार लपेट देते हैं। इसके बाद निकाल कर हथेली के ऊपर से लाकर कलाई तक ले जाकर चक्कर लगा देते हैं। फिर है कोहनी एवं टखने की पट्टी। पट्टी की चौड़ाई 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए ताकि खुले सिरे को जोड़ में भीतरी सतह पर रखकर 1-2 चक्कर लगाए।
इसके पश्चात क्रमशः जोड़ के ऊपर एक की आकृति है, एक के बाद एक बननी चाहिए। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं इसमें घुटने और कोहनी टखनों की पट्टियाँ बताई हुई। उंगलियों के लिए चक्राकार पट्टी तो 2.5 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। हथेली को नीचे से ऊपर की ओर करके घायल उंगलियों को फैलाते हैं और फिर खुले के स्थान पर भीतर से लपेटते हैं और सिरे को नीचे इतना लटका देते हैं कि बांधने में कठिनाई ना हो। अंगूठे के लिए भी चक्राकार पट्टी होती है, 2.5 सेंटीमीटर या 1 मीटर होनी चाहिए। यह नाखून तक लाना चाहिए पट्टी को और अंगूठे से ले जाके फिर हथेली में बांध देते हैं। इसके बाद है पैर के अंगूठे की पट्टी। पैर के हाथ, वह पट्टी हाथ के अंगूठे की तरह होगी बांधी जाती है। इसमें पट्टी टकने से पैर के घायल अंगूठे तक ले जाते हैं। तलवे की पट्टी 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तलवे के नीचे पट्टी के खुले भाग को रखो, फिर टखने और एड़ी के चारों ओर पट्टियों को 2 बार लपेट दो। अब है अस्थिभंग और उसके उपचार। जब दो अस्थियां आपस में संधि स्थानों कोहनी घुटना पर जुड़ी रहती हैं, अत्यधिक जोर पड़ने के कारण या चोट लगने के कारण अस्थियां जोड़ों से हट जाती हैं या टूट जाती हैं, उन्हें हम अस्थिभंग कहते हैं। दुर्घटनावश हो जाए तब भी यह अस्थिभंग हो जाती है, जैसे मोच लगना, हड्डी का खिसकना। अस्थिभंग या हड्डी टूटना, मोच लगने में अधिक मुड़ जाने पर झटका लग जाता है और सूजन हो जाती, दर्द होता है अचानक ऊंची नीची जगह पर पैर फिसल जाने पर, जैसे मोच के कारण ही यह खिंचकर टूट जाती है और रक्तस्राव भी, कभी कभी तो रक्तस्राव भी हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि उपचार क्या है अस्थिभंग के। अस्थिभंग के उपचार के समय नमक डालकर सेकना चाहिए पानी में, फिर मोच पर टिंचर आयोडीन लगाना चाहिए। पट्टी बांधकर अंग को गूढ़ विश्राम देना चाहिए। मोच आदि की मालिश नहीं करनी चाहिए। हड्डी खिसकने में हड्डी के सिरे पर जोड़ों से हट जाते हैं और उसे हड्डी खिसकना कहते हैं। इसमें अंग का आकार बिगड़ जाता है, हिलाया डुलाया जाता है और तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है, तब फिर इसका हड्डी उपचार होता है। हड्डी खिसकने के लक्षण वेदना होती है, शरीर के अंग निर्बल हो जाता है, आकार बिगड़ जाता है। अस्थिभंग के लक्षण में बताया कि हड्डी खिसकने के लक्षण क्या है। दर्द होता है, हिलाया डुलाया नहीं जा सकता। अस्थिभंग या हड्डी टूटना। अस्थिभंग का मतलब है हड्डी टूट जाने से है, जैसे उस स्थान पर आसपास के यहाँ दर्द होने लगता है, दबाव भी सहन नहीं होता, उस स्थान पर सूजन हो जाती है, कार्य शक्ति समाप्त हो जाती है, आकार बदल जाता है और अस्थि के टुकड़ों की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। कभी कभी तो टुकड़ा भी दिखाई देने लगा। अस्थिभंग के कारण हड्डी पर सीधी चोट पड़ने के कारण टूट जाती, जैसे लाठी पड़ना, पहिए पर आदि, तो ऊपर नीचे पैर पड़ जाना। अब है पैर के अंगूठे की पट्टियाँ, तलवे की पट्टियाँ। फिर है इसके बाद हड्डी खिसकना हो गया। अस्थिभंग के लक्षण बताए हमने अभी। अस्थिभंग के प्रकार बता रहे हैं अब। असाधारण अस्थिभंग होना, बहुखंड अस्थिभंग होना, कच्ची अस्थिभंग होना, पक्की अस्थिभंग होना। साधारण अस्थिभंग, मिश्रित अस्थिभंग, मिश्रित विशेष। मिश्रित विशेष में बताया है कि जब हड्डी टूटने के बाद खाल कट गई हो तो यह आसपास के स्थान पर पुट्ठे, खाल आदि हल्की चोट होती है। मिश्रित है जब हड्डी के टूट जाने के कारण खाल कट गई हो, फट गई हो, हड्डी तक पहुंच जाती। जटिल है जब हड्डी के टूट जाने के स्थान पर नोक हो या अन्य कारण से नाजुक फेफड़े या सुषुम्ना की हड्डियां टूट जाती हैं। अस्थिभंग के चिन्ह या लक्षण। अस्थिभंग टूटने पर हड्डी टूटी हुई अधिक दर्द होता है। हड्डी टूटने के उपरांत सूजन आ जाती, टूटे अंग बेडोल हो जाते हैं। इनके उपचार है, प्राथमिक चिकित्सा उसी पर देना चाहिए जहाँ हड्डी टूटी हो। जटिल स्थान पर बढ़ाने से अधिक इधर उधर हिलाना नहीं चाहिए। हड्डी बांधने के उपरांत घायल को सहारा देकर उठाना चाहिए। यदि अस्थि अंग जटिल हो तो रक्त बह रहा हो तो रक्त को रोकने का प्रयास करें। यदि अस्थिभंग हो गई तो कोई उस घाव को भी निसंक्रामक घोल से धोना चाहिए। घायल के सदमे का उपचार करना चाहिए। घायल व्यक्ति को गर्म रखने का प्रयास करना चाहिए। रोगी तथा उसके घायल
अंग तनिक भी हिलने नहीं देना चाहिए। विशेष अंगों के अस्थि भंगों के प्राथमिक उपचार। खोपड़ी की चोट, नीचे की बल गिरने पर अस्थि टूट जाती है तो उसका है चेहरा विकृत हो जाता है, सूजन आ जाती है। यदि चोट विशेषकर नीचे की ओर आई है तो मूर्छा आ जाती है, कान नाक मुंह लाल पानी जैसे तरह हो जाते हैं। फिर इसका उपचार है, घायल को लिटा देना चाहिए, सिर पर ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए या घायल के वस्त्र ढीले कर देने चाहिए। घायल को बातचीत नहीं करने देना चाहिए। पेट और पैरों की गर्म बोतल की सिकाई करना चाहिए। फिर मूर्छा न आने पाए उसका उपचार करना चाहिए। जबड़े की हड्डी टूटने से आदमियों की लड़ाई टूट जाती, लड़ाई से ही आदमियों की लड़ाई होती है, तब यह जबड़े की हड्डी टूट जाती है। यदि कोई आदमी जोर का घूसा मार दे तो जबड़े की हड्डी टूट जाती है। कभी कभी मुंह के बल भी गिरने पर हड्डी टूटती है। हड्डी टूटने के लक्षण, मसूड़ों में रक्तस्राव होने लगता है, दांतों की स्थिति अंदर हो जाती है, रोगी को बोलने में कठिनाई होती है, जबड़े की आकृति बिगड़ जाती है। उपचार है, हड्डी को हथेली से सहारा देकर और नीचे जबड़ों को उचित स्थानों में लाया जाए। 2 पतली पट्टियां भी ली जाती हैं। एक पट्टी हड्डी के नीचे तथा गालों के ऊपर जाकर बांधी जाती है। पट्टियां बांधकर तुरंत डॉक्टर के यहाँ ले जाया जाता है। छाती की हड्डी टूटने पर, छाती की हड्डी जब टूटती है तो क्योंकि मजबूत हड्डी होती है परंतु यह हड्डी टूट नहीं सकती, क्योंकि यदि छाती की हड्डी टूटने का संदेह हो तो रोगी को हिलाना नहीं चाहिए। उरोस्थी व पसलियों का दोनों में से एक टूटने से श्वास लेना कष्टदायक होता है और खांसने में दर्द होता है। यदि पसलियाँ टूटकर फेफड़ों में घुस गई हैं तो थूक के स्थान पर रक्त आएगा और प्रथम घायल व्यक्ति के कोट या कमीज उतार लेना चाहिए। चौड़ी पट्टी चोट के स्थान पर लगा देनी चाहिए। पसली की हड्डियाँ टूट जाए तो कभी कभी दबाव के पड़ने से भी टूट सकती हैं। पसली की हड्डियाँ टूटने की पहचान है सांस लेने में तकलीफ, खांसने में, घायल स्थान पर हाथ रखकर घायल को सांस लेने को कहा जाए तो कड़कड़ाहट का सब सुनाई पड़ता है। उपचार, यदि चोट लगने पर अवयव घायल ना हो तो निम्नलिखित करने चाहिए जैसे कि बताया है। जहाँ चोट लगी हो चौड़ी पट्टी बांध देना चाहिए। हड्डी टूटने पर पट्टी बांधने का सहारा रहता है। फेफड़ों पर आदि घायल हो जाने से बचाव हो सकता है। घायल की बाँह को चौड़ी पट्टी से गले में लटका देना चाहिए। यदि पसली हड्डी टूटी हो तो संभावना हो तो निम्नलिखित उपचार करना चाहिए जैसे तुरंत घाव को पट्टी बांध दें और अधिक नुकसान न पहुंचे, रोगी के वक्ष स्थल के वस्त्र ढीले कर दें आदि करना चाहिए। अब है हंसली की हड्डी टूटना। हंसली की हड्डी जैसे कि बताया है हाथों के बल गिरने से टूट जाती है। पहचान है, जिस ओर हड्डी टूट जाती है उस ओर बाँह निर्जीव हो जाती है, लटकने लगती है। घायल व्यक्ति कोहनी को सहारा देकर रहता है और लटकने से घाव या जो घायल स्थान पर होता है वह खिंचाव पड़ता है, परंतु सहारा मिलने पर खिंचाव न पड़े, घायल को आराम देते हैं। उपचार है, रोगी के वक्ष स्थल के सब वस्त्रों को बड़ी सावधानी पूर्वक उतार देना चाहिए। इस पट्टी को अच्छी तरह लपेटना चाहिए। कोहनी के ऊपर एक चौड़ी पट्टी लेकर चित्रानुसार बांध देना चाहिए। यदि दोनों की हड्डियाँ टूटी हों तो दोनों भुजाओं पर तिकोनी पट्टी बांधना चाहिए आदि। यह सब पूरा पट्टियों के बारे में हमने पढ़ा। अब है अंश मेखला टूटना, यानी सीधी चोट से होती है, मजबूत हड्डी और कम टूटती है। पहचान है, उस पर स्थान पर दर्द नहीं होता है। इससे अतिरिक्त कुरूप हो जाता है, शरीर सूज जाता है। और उपचार है कि जिस ओर की हड्डी टूटी हो उधर नीचे चौड़ी दोनों ओर पट्टी घुमाकर बांध देना चाहिए। ऊपरी बाँह की हड्डी टूटना, यह बाहु ह्यूमरस की होती है जो सीधी चोट लगने से टूटती है, डंडे से या डंडे की चोट से। यदि हड्डी टूटी है तो निम्नलिखित उपचार करना चाहिए जैसे बाँह की हड्डी टूटने पर चौड़ी पट्टी लेकर बांध देना चाहिए। पीठ वाले सिरे को बगल के सामने की ओर निकालकर छाती की ओर बांध देना चाहिए आदि। आगे की बाँह को पतली पट्टी द्वारा गले में लटका देना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यदि बाँह टूट गई है तो उपचार के लिए करना चाहिए आगे। इसके बाद है 4 खपच्ची लगाकर आप ले जाएं और
दूसरी ओर सख्त उपचार करें। चित्र अनुसार लगाना चाहिए। अग्रबाहु की हड्डी टूटना। अग्रबाहु में 2 प्रकार की हड्डी होती है, अंतःप्रकोष्ठिका रेडियस और दूसरा है बहिःप्रकोष्ठिका अल्ना। चोट लगने पर कोई भी हड्डी टूट जाए तो ये हड्डियाँ यदि कलाई के समीप हो तो मोच-आई जैसे समझ लेना चाहिए। इसके बाद फलस्वरूप हड्डी खराब हो जाती है। चोट लगने पर शुरू से उपचार किया जाना चाहिए। हड्डी टूटने पर बाँह कोहनी पर से नहीं मुड़ती। 2 कपच्चियाँ बांधकर ऊपर नीचे की ओर लगा दी जाती चित्र के अनुसार। हाथ को चौड़ी पट्टी द्वारा गले में लटका देना चाहिए। तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हथेली और अंगुलियों की हड्डी टूटने से, कुचल जाने से टूटती है। घायल स्वयं ही डॉक्टर के पास जाए और उसे किसी तरह का कष्ट न हो, नियमानुसार पट्टी बांध देनी चाहिए। एक चौड़ी खपच्ची के अनुसार हथेली को लेकर उसे कपड़ा लपेट देना चाहिए। खपच्ची और हथेली के बीच रुई या गद्दी लगा देनी चाहिए। हथेली को खपच्ची और सीधा रखना चाहिए, घुमाकर बांध देनी चाहिए। कलाई के नीचे लाकर लपेट देना चाहिए। जांघ की हड्डी टूटना, यह फीमर हड्डी है, जगहों से टूट सकती है। जांघ के पास, मध्य के और घुटने के पास ऊपरी भाग में गिरने से टूट जाती है। जैसे हड्डी टूटने के लक्षण पाँव का तलु व जमीन से ऊपर नहीं उठता। घायल वाले पैर के इस आकार में दिखाई नहीं देता। घायल टांग छोटी और बढ़ जाती है। टांग में वेदना होती है, सूजन होती है। घायल पैर की सावधानीपूर्वक खींचकर स्वस्थ पैर के बराबर चाहिए। जोर से नहीं खींचना चाहिए। घायल को बिना कष्ट पहुंचाए उसे उतना ही खींचे। यदि कोई पास में हो तो दोनों प्रकार से पकड़ना देना चाहिए और 2 उपयुक्त लंबाई की खपच्चियों पर कपड़ा लपेटकर खपच्ची घायल की जांघ की भीतरी जोड़ देना चाहिए। निम्नानुसार छाती की पट्टियाँ भी ऐसे ही लपेट दी जाती। कमर, दूसरी पट्टी कमर के नीचे पेटू और लंबी खपच्ची के ऊपर लपेटी जाती। तीसरी पट्टी जांघ और चोट से थोड़ा ऊपर दोनों खपच्चियों के ऊपर लपेट कर बांधनी। चौथी पट्टी कुछ नीचे स्थान पर बांधनी चाहिए। 5वीं पट्टी घुटनों से खपच्चियों के ऊपर लपेट कर बांधना चाहिए। 6वीं पट्टी खपच्ची और घायल टांग के ऊपर से लपेट देनी। 7वीं पट्टी को टखनों से लपेटते हुए नीचे गांठ लगाकर बांध देनी चाहिए। घुटने की हड्डी टूटना यानी वह हड्डी सीधी चोट से अथवा खेलते समय कूदते समय पेशियों के खिंचाव से झटका लगने से टूट जाती है। इसका उपचार है घायल को सीधा लिटा दें। जिस पैर की घुटने की हड्डी टूटी है उसे जांघ गोड़ से नीचे एड़ी तक खपच्ची लगाएं। फिर खपच्ची घुमाकर पैर की ओर लाकर पट्टी को बांध दें। एक पट्टी टांग और पट्टी के नीचे जांघ से निकाल कर बांधें। पैर की एड़ी को सहारा दें। रोगी के घुटने पर बर्फ रखें। रोगी को वो तुरंत अस्पताल पहुंचा दें और पैर सीधा रखें। पैर के तलुए और अंगुलियों की हड्डी टूटना, यह किसी प्रकार कुचल जाने से होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, घायल को चलने नहीं देना चाहिए और यदि जूता पहना हुआ है तो उतार देना चाहिए। सिलाई खोल देना चाहिए। मोजे की मोजा न पहनाकर काट कर उतार देना चाहिए। हथेली के समान खपच्ची रखकर बांध देना चाहिए। घायल को जूते से पैर से अलग कर देना चाहिए। घायल को चलने फिरने नहीं देना चाहिए। अब है कृत्रिम श्वास के बारे में। कृत्रिम श्वसन, प्रतिदिन प्रति क्षण स्वयं स्वस्थ मनुष्य सांस लेते हैं व छोड़ते हैं। इस तरह सांस लेने को हम प्राकृतिक सांस लेना कहते हैं। लेकिन कुछ दुर्घटनाएं और कुछ बीमारियों के कारण अगर गले में अटक जाने से, बंद कमरे में आग लग जाने से, सफोकेशन होने से सांस लेने में कठिनाई होती है तो हम इस कृत्रिम श्वसन का उपयोग करते हैं। जैसे कि रोगी को तुरंत खुली हवा में ले जाते हैं। यदि उसके गले में कोई अटकी है चीज़ तो उसे निकालने का प्रयास करते हैं। परीक्षा करना चाहिए कि आखिर इसके गले में क्या है। उसमें यदि कोई अटकी है तो निकाल देना चाहिए। पेट व छाती के कसे हुए वस्त्र को ढीले कर देना चाहिए। रोगी के आसपास कोई लोगों को हटा देना चाहिए। कृत्रिम श्वास देने की विधि है सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, लाबोर्ड विधि। सेफर विधि, जिस व्यक्ति को सांस दिलानी है उसके वस्त्र ढीले कर देते हैं और गर्दन के और वक्ष स्थल पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इसके उपरांत रोगी को पेट के बल लिटा देते हैं और फिर नाक मुँह आदि के बल उसे हो तो साफ कर देते हैं और रोगी को औंधा लिटाकर तिरछा कर देते हैं
और फिर इसे हाथों से फैलाकर जैसा कि चित्र में दिखाया है, घुटने केवल बैठकर अपने दोनों हाथों से रोगी को कमर की ओर ऊपर दोनों तरफ कलाइयों को मिलाकर रख देना चाहिए। दोनों अंगूठे के लिए मिले होने चाहिए और बगल में दोनों अंगूठे के मेरुदंड के ऊपर बल देना चाहिए। इस प्रकार हम कृत्रिम श्वास देते हैं। स्वाभाविक सांस आने पर बनावट सांस बंद कर देना चाहिए। हाथ पाँव को गर्मी पहुंचाना चाहिए। सिल्वेस्टर की विधि। रोगी के वक्ष स्थल के सभी वस्त्र उतार कर हटा देने चाहिए। वस्त्र हटाने से गर्दन वक्ष स्थल पर कोई दबाव नहीं पड़ता। प्राथमिक चिकित्सा रोगी के सिरे के पीछे रोगी की ओर मुंह करके घुटनों के सहारे बैठ जाते और रोगी को कमर के पास एक बगल में बैठना चाहिए। बगल में बैठना चाहिए। रोगी को अलग कमरे में जीभ बाहर निकाल कर सफाई कर लेनी चाहिए। सफाई वाला रुमाल होना चाहिए। ये रोगी जवान की ओर पकड़े रहते हैं तो कपड़े का पकड़ने से जीभ छूट कर अंदर जाने की संभावना नहीं रहती। प्राथमिक चिकित्सा की स्वयं रोगी की हाथों को कोहनी से पकड़कर इस प्रकार अपनी ओर खींचते हैं कोहनियाँ और फिर सिर के नीचे पृथ्वी को छू जाए। ऐसे करने पर फेफड़े फैलते हैं और वायु उसमें प्रवेश कर जाती है। इसके पश्चात रोगी की बाहों को ऊपर उठाकर मोड़कर सामने की ओर वक्ष स्थान पर लाया जाता दबाया जाता है। ऐसा करने से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और हवा बाहर निकल कर आ जाती है। 14 से 15 बार सांस दिलाना पड़ती है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं। वक्ष स्थल पर गीली तौलिया फेरने से भी लाभ होता है। लाबोर्ड विधि। रोगी के कपड़े ढीले कर दिए जाते हैं और रोगी को एक करवट हटा दिया जाता है। रोगी का मुँह साफ कर देना चाहिए। जीभ पकड़कर साफ करनी चाहिए और बाहर कर रखनी चाहिए और फिर छोड़ देनी चाहिए थोड़ी देर 2 सेकंड के लिए। कृत्रिम श्वास धैर्य से काम लेना चाहिए। समय समय पर अधिक लग जाता है समय इसमें, लेकिन यदि 2 व्यक्ति हों तो बारी बारी से कार्य कर सकते हैं। रक्तस्राव ब्लीडिंग। मानव शरीर में सिरा और कोशिकाएं 3 ऐसी वाहिनियां हैं जिसमें होकर रक्त संपूर्ण शरीर भ्रमण करता है। तेज धार वाले चाकू ब्लेड चोट या तेज धार वाले से चोट लग जाए तो रक्तस्राव होने लगता है। इसे रक्तस्राव कहते हैं। जब चोट गहरी हो तो अधिक मात्रा में रक्त बहता है और सिरा अधिक धमनी कट जाती है। ऐसी स्थिति में घाव का उपचार किया जाता है। शीघ्र रक्त न बहने दिया उसका प्रयास करना चाहिए रोकने का। अब है दबाव स्थल। दबाव बिंदु प्रेशर पॉइंट। शरीर में निम्नांकित स्थान पर दबाव बिंदु है जहाँ दबाव बिंदु को बहना रक्तस्राव को हम बहना रोक सकते हैं। फिर जब कभी धमनियाँ या शिराएँ कट जाती हैं तो रक्तस्राव होने लगता है। अत्यधिक मात्रा में बहता हुआ रक्त देखकर घायल व्यक्ति को सदमा पहुँचता है। वह मूर्छित हो जाता है, डर जाता है, कभी कभी घबरा कर मृत्यु भी हो जाती है। प्राथमिक चिकित्सा को इन दबाव बिंदुओं का ज्ञान है, लेकिन उचित समय पर दवा डालकर रक्तस्राव को रोक देना चाहिए, बचाया जा सकता है उन्हें। धमनी से रक्तस्राव। रुधिर चमकीले रंग का होता है। रुधिर का प्रवाह हृदय से अंगों की तरह होता है। हृदय की धड़कन साथ रुक रुक कर झटके से रक्त बहता है। रुधिर शुद्ध होता है। उपचार है सर्वप्रथम घायल व्यक्ति को सुरक्षित और आरामदायक जगह पर लेटा दें और इस अवस्था से रक्त कम बहता है। घायल भाग को हृदय की सतह से ऊंचा उठा देना चाहिए। यदि घाव लगा है तो उसे सावधानीपूर्वक उसे ढक कर रखें, दबाकर। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। घाव की सफाई कर दें। घायल को शीघ्र अस्पताल पहुँचाएं। रक्त अशुद्ध होता है। शिरा के स्राव इसकी पहचान है कि रक्त अशुद्ध होता है। शिरा का प्रवाह रक्त का बैंगनी तथा गाढ़े रंग का होता है कलर। रक्त का प्रवाह मुंह से हृदय की ओर होता है। रक्त बिना झटके के धीरे धीरे बहता है। घायल को आरामदायक स्थिति में लिटाएं। घायल को हृदय से सतह के नीचे तरफ झुकाएं। घाव को जंतुनाशक द्रव से साफ करें। ये उपचार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि फूलनी या गांठों वाली शिराओं से रक्तस्राव। अधिक परिश्रम करने पर सिराएं खिंच जाती हैं। अब इन सिराओं को फैलने के स्थान पर सिराएं मुड़ जाती हैं। उपचार है घायल व्यक्ति को आराम से लिटा दें। घायल को खुला छोड़ दें। पट्टी बांध दें। घाव पर बर्फ रख दें। फिर पहचान है रक्त मैले और लाल रंग का होता है। रक्त धीरे धीरे बहता है इधर से। फिर यहाँ नाक से मुंह से रक्त बहना, यानी नाक या खोपड़ी में चोट लग जाने से रक्त बहने लगता है। उसी प्रकार हमें रोकथाम करनी चाहिए।
उपचार है, घायल को छायादार स्थान पर ले जाएं, हवा मिल सके जहां उजाले में ले जाएं। घायल को इस तरह बिठाना चाहिए कि पीछे की ओर झुका हो, छाती गर्दन कपड़े के पूरे ढीले कर देने चाहिए। सावधानियां हैं, रोगी का सिर नीचा नहीं करना चाहिए, नाक साफ कर दे मना के लिए मना कर दे, नाक को उंगली से दबाना चाहिए। शरीर के भीतर से रक्त बहे तो कभी कभी चोट लगने से हृदय वाहिनियाँ कट जाती हैं तो रक्त बहने लगता है। फेफड़ों की नली कट जाने से थूक के साथ आमाशय से चोट लग जाती है, गुर्दे पर लगने पर, हाथों में चोट लगने से मलबे के साथ आने लगता है। फिर है लक्षण, घायल कमजोरी अनुभव करता है, चक्कर आने लगते हैं, होठ से मुंह से रंग पीला हो जाता है, पसीना अधिक आता है, प्यास लगने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है आदि। उपचार है, शीघ्र ही अस्पताल पहुंचाए, खाने पीने को कुछ न दें, यदि रक्तस्राव हो तो मालूम पड़ जाए तो बर्फ की थैली रखनी चाहिए। अब हम इसके प्रश्न अभ्यासों का करेंगे कि आपको इसको कॉपी में प्रश्नों के आंसर लिखने हैं। मरहम पट्टी के अभिप्राय, रीप गांठ कैसे बांधते हैं, पट्टियाँ कितने प्रकार के, अस्थि भंग के हो जाने पर क्या उपचार करते हैं, खपच्चियाँ, बर्फ की थैली का क्या उपयोग है, गले छाती की पट्टियाँ कैसे बांधी जाती हैं, गीली पट्टियाँ कैसे बांधती, रीप नॉट कैसे लगाते हैं, पट्टी बांधने के उद्देश्य बताइए। आज का आपका ये पाठ समाप्त।